हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो की इस श्रृंखला में बीएससी पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र का टॉपिक विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र वक्ररेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत गोलीय निर्देश तंत्र, जिसे हम ध्रुवीय निर्देश तंत्र भी कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ध्रुवीय निर्देश तंत्र में निर्देशांकों की। तो ध्रुवीय निर्देश तंत्र में निर्देशांक r, थीटा, फाई होते हैं। इनमें वक्र पृष्ठ r इक्वल्स टू C1, थीटा इक्वल्स टू C2, फाई इक्वल्स टू C3 होता है। C1, C2, C3 नियतांक है। गोलीय निर्देश तंत्र में वक्र पृष्ठ भिन्न भिन्न आकृतियों के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें वक्र पृष्ठ r इक्वल्स टू C1 की। तो C1 शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। C1 जो है वो या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से अधिक होगा। यह एक गोलीय पृष्ठ होता है जिसका केंद्र मूल बिंदु O होता है। ये देखो, ये हमारा मूल बिंदु O है, ये मूल बिंदु O है। C1 इक्वल्स टू 0 होने पर, C1 इक्वल्स टू 0 होने पर यह गोलीय पृष्ठ एक बिंदु में परावर्तित हो जाता है। ये जो हमने r लिखा है, ये r जो है इस गोले की त्रिज्या कहलाती है। तो एक बार फिर हम बात करते हैं r इक्वल्स टू C1, वक्र पृष्ठ r इक्वल्स टू C1, अर्थात गोले की जो ऊपरी सतह होती है, जो बाहर से हमें सरफेस दिखाई देती है गोले की, वो पृष्ठ जो है वो r इक्वल्स टू C1 या r इक्वल्स टू C1 पृष्ठ कहलाता है। अब दूसरा पृष्ठ जो है थीटा इक्वल्स टू C2। थीटा इक्वल्स टू C2, थीटा की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम पाई हो सकती है। थीटा जो है वो वेरी करेगा 0 से लेकर पाई के मध्य। चित्र में देखो, थीटा हमने ये वाला जो एंगल लिया है ये हमारा थीटा है। यह एक जेड एक्स के सापेक्ष थीटा कोण पर शंक्वाकार पृष्ठ कहलाता है जिसका शीर्ष मूल बिंदु O होता है। C2 इक्वल्स टू 0 होने पर यह जेड अक्ष में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए चित्र में एक बार हम बात करें, ये चित्र में ये थीटा, ये जो है ये अगर 0 हो जाए तो ये वाली लाइन ये जेड अक्ष की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ये जो ये लाइन है, ये वाली जो जेड अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही है, यह जेड अक्ष में परिवर्तित हो जाती है। तो हमने कहा थीटा इक्वल्स टू C2 एक शंक्वाकार पृष्ठ होता है। तो यदि ये जो लाइन है ये OP को यदि हम जेड अक्ष के चारों ओर घुमा दें तो जेड अक्ष के चारों ओर ये यूं करता हुआ एक शंकु का निर्माण करता है, इस प्रकार से। तो ये जो शंक्वाकार पृष्ठ है ये हमारा थीटा इक्वल्स टू C2 कहलाता है। अब तीसरा पृष्ठ जो है फाई इक्वल्स टू C3। फाई इक्वल्स टू C3, फाई का मान जो है वो मिनिमम 0 तथा मैक्सिमम 2 पाई हो सकता है। यह एक जेड अक्ष से पारित अर्ध समतल पृष्ठ होता है जो जेड अक्ष के साथ फाई कोण पर स्थित होता है, एक्स अक्ष के साथ फाई कोण पर स्थित होता है। देखिए एक बार थोड़ा चित्र को लार्ज कर लेते हैं हम लोग। ये चित्र है हमारा। देखिए इसमें ये जो पृष्ठ हमने बनाया है OP, P डैश O, ये वाला पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है ये करते हैं पृष्ठ OP डैश पृष्ठ जो है यह हमारा फाई इक्वल्स टू C3 पृष्ठ होता है। यह जेड अक्ष से पारित मतलब जेड अक्ष के साथ बन रहा है। ये अर्ध समतल पृष्ठ है जो एक्स अक्ष के साथ फाई कोण पर स्थित होता है। ये हमारी एक्स अक्ष थी, इसके साथ ये जो है पृष्ठ ये फाई कोण बनाता है। यदि हम फिर वापस बात करें, यदि फाई इक्वल्स टू 0 है, देखिए ये हमारा x था, ये जो नीचे हमने दिखाया है ये x है। यदि हम फाई इक्वल्स टू 0 की बात करें तो ये जो हमारे पास पृष्ठ है OP, P डैश O, ये पृष्ठ जो है ये XZ तल में बदल जाता है। और यदि फाई इक्वल्स टू हम 2 पाई की बात करें तो ये पुनः हमारे पास XZ तल में बदल जाता है। यदि फाई इक्वल्स टू पाई बाई 2 है तो यह तल जो है
यह एक्स वाई तल में बदल जाता है। यदि फिर फाई इक्वल्स टू 3π/2 है तो उस कंडीशन में भी यह एक्स वाई तल में बदल जाता है। अब हम गोलीय निर्देशांक आर थीटा फाई तथा कार्तीय निर्देशांक एक्स वाई जेड में रूपांतरण समीकरण ज्ञात करेंगे। उससे पहले हम जो है ये चित्र में जो हमने ई आर ई थीटा ई फाई इसको डिनोट किया है, ये जो एकांक सदिश हमने डिनोट किए हैं ये किस प्रकार से किए हैं एक बार हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक और चित्र को थोड़ा सा हम लार्ज कर लेते हैं जिससे कि ये और आसानी से समझ में आ जाए। देखिए आप लोग ध्यान रखिए, ये जो हमारी अक्ष है ये वाई अक्ष है, ये जो अक्ष है ये हमारी एक्स अक्ष है और ऊपर जो है ये हमारी जेड अक्ष है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं r इक्वल्स टू C1 की। तो हमने कहा r इक्वल्स टू C1 कौन सा पृष्ठ है, हमारे पास गोले की जो सतह है जो हमें ऊपर से दिखाई देती है वह सतह जो है वो r इक्वल्स टू C1। अब हम बात कर रहे हैं थीटा इक्वल्स टू C2 तथा समतल पृष्ठ फाई इक्वल्स टू C3 के प्रतिच्छेदन से फाई 3 के प्रतिच्छेदन से प्राप्त वक्र आर वक्र कहलाता है और इसके अनुदिश एकांक सदिश हमारे पास ई आर कैप होगा। तो देखो थोड़ा सा इसको एक बार और लार्ज कर लेते हैं। देखिए हमने अभी बात की थी थीटा इक्वल्स टू C2, थीटा इक्वल्स टू C2 एक शंक्वाकार पृष्ठ होता है। तो शंक्वाकार पृष्ठ जो हमने लिया था, देखो ये वाला लिया था, इसको यदि मैं जेड अक्ष के चारों ओर घुमा दूँ, इस लाइन को यदि जेड अक्ष के चारों ओर मैं घुमाता हूँ तो हमारे पास इसको इस ओपी को यदि जेड अक्ष के चारों ओर घुमाया तो एक शंकु का निर्माण होगा। तो शंकु मतलब जैसे हम कोन वाली आइसक्रीम नहीं खाते क्या, तो कोन वाली आइसक्रीम की जो सतह है, सरफेस है, ठीक है, वो जो सरफेस है वो हमारे पास यहाँ थीटा इक्वल्स टू C2 है। और वो उसका निर्माण कैसे होगा, उसका निर्माण ये जो ओपी है, इस ओपी को यदि जेड अक्ष के चारों ओर घुमाया जाए तो एक शंक्वाकार पृष्ठ बनता है जिसे हमने थीटा इक्वल्स टू C2 कहा है। यदि मैं फाई की बात करूं तो फाई मेरे पास ये वाला पृष्ठ था, ये दोनों पृष्ठ हमारे पास इस रेखा ओपी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस रेखा ओपी को हमने और आगे बढ़ा लिया, या इस रेखा ओपी के अनुदिश जो हमारे पास एकांक सदिश आएगा वो ई आर कैप होगा, ठीक है। तो शंक्वाकार पृष्ठ और फाई इक्वल्स टू C2 पृष्ठ, इनके प्रतिच्छेदन से रेखा ओपी का निर्माण होता है और इस रेखा ओपी के अनुदिश एकांक सदिश हमारे पास ई आर कैप होगा। अब हम बात करते हैं समतल पृष्ठ फाई इक्वल्स टू C3 तथा गोलीय पृष्ठ R इक्वल्स टू C1 के प्रतिच्छेद से प्राप्त वक्र के अनुदिश स्पर्श रेखीय एकांक सदिश हमारे पास ई थीटा कैप होगा। तो पृष्ठ फाई इक्वल्स टू C3 और पृष्ठ R इक्वल्स टू C1। तो R इक्वल्स टू C1 की बात करें, गोलीय सतह R इक्वल्स टू C1 होगी और फाई इक्वल्स टू C3 हमने पृष्ठ OP डैश हमने डिनोट कर रखा है चित्र में। देखिए ये वाला पृष्ठ, ये फाई इक्वल्स टू C3 हो गया। और गोले की जो पूरी सतह है, ये जो ऊपर से हमें पूरी सतह दिखाई दे रही है, ये R इक्वल्स टू C2 होगी। ये दोनों पृष्ठ हम चित्र में साफ देख पा रहे हैं केवल और केवल बिंदु P पर स्पर्श कर रहे हैं, केवल और केवल बिंदु P पर स्पर्श कर रहे हैं। यदि हम इस P को कहीं ओढ़ लें, ठीक है, तो हमारे पास एक पृष्ठ बनता है, सॉरी एक वक्र रेखा बनती है जो चित्र में हमने ये जो डॉटेड लाइन, ये वाली लाइन, इससे हमने डिनोट की है जो C डैश तक आ रही है, ठीक है। ये जो वक्र कहलाता है ये हमारा दूसरा वक्र थीटा वक्र कहलाता है। और इस वक्र पर P बिंदु के ऊपर हमने एक स्पर्श रेखा खींच ली, स्पर्श रेखा खींची तो उसके अनुदिश एकांक सदिश जो है वो हमारे पास ई थीटा कैप होगा। अब आगे चलें, आगे हमने कहा पृष्ठ एक और पृष्ठ R इक्वल्स टू C1 और पृष्ठ थीटा इक्वल्स टू C2 वो कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है वो हमें देखना है। तो हमने कहा सबसे पहले हम बात करते हैं पृष्ठ थीटा इक्वल्स टू C2 की। तो थीटा इक्वल्स टू C2 हमने कहा ये ओपी रेखा जेड अक्ष के पारित एक शंक्वाकार पृष्ठ बनाती है
ये शंक्वाकार पृष्ठ जो है वो गोले की सतह पर, ये जो हमने एक वृत्त बनाया है, इस वृत्त पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो इस वृत्त के बिंदु P पर हमने एक स्पर्श रेखा डाल दी। इस स्पर्श रेखा के अनुदिश एकांक सदिश E फाई जेड कैप होगा। अब हमें गोलीय निर्देशांक r थीटा फाई तथा कार्तीय निर्देशांक x y z के मध्य रूपांतरण संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए चित्र में OP इक्वल्स टू r, ये एक देखो चित्र और बनाया है हमने। इस चित्र में OP इक्वल्स टू हमने r डिनोट किया है, यह गोले की त्रिज्या को व्यक्त करती है। अब PP डैश इक्वल्स टू OO डैश जेड आर कोस थीटा। तो देखो ये PP डैश, ये OO डैश दोनों इक्वल होंगी। ये OP जो है ये जेड अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो देखो ये थीटा कोण बन रहा है। तो जेड अक्ष के अनुदिश यदि हम इसका प्रक्षेप लें तो OO डैश इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्राप्त होता है। इसलिए PP डैश इक्वल्स टू आर कोस थीटा। कार्तीय निर्देश तंत्र में OO डैश जो है वो जेड के बराबर है, इसलिए जेड इक्वल्स टू आर कोस थीटा, जेड इक्वल्स टू आर कोस थीटा। अब देखिए एक बार फिर चित्र में चलते हैं। तो हमने कहा आर कोस थीटा जो है वो जेड अक्ष के अनुदिश है। अगर इसका प्रक्षेप हम एक्स वाई तल में लें, आर का प्रक्षेप यदि एक्स वाई तल में लेते हैं तो यह इसकी वैल्यू जो ओ पी डैश है इसकी वैल्यू होगी हमारे पास आर साइन थीटा। ओ पी डैश इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ये जो हमने आर कोस थीटा और आर साइन थीटा ये हमने जेड और ओ पी डैश की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली। अब एक बार फिर हम चलते हैं चित्र में। हमने पी डैश से ओ एक्स या एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर लंब डाल लिए। एक्स अक्ष पर लंब हो गया पी डैश एम और वाई अक्ष पर लंब हो गया पी डैश एन। तो पी डैश एन इक्वल्स टू एक्स और पी डैश एम इक्वल्स टू वाई होगा। तो ये हमने लिखा है एक्स इक्वल्स टू ओ पी डैश, देखिए एक्स इक्वल्स टू ओ पी डैश कोस थीटा साइन थीटा और देखिए यहाँ से एक बार ये जो x है ये इसके बराबर होगा। तो ओ एम इक्वल्स टू एक्स, तो x इक्वल्स टू आर साइन थीटा कोस फाई। उसी प्रकार हमें y निकालना है तो y तो ये ओ एन के बराबर होगा। तो ओ एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, या y इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाई। तो x इक्वल्स टू ओ पी डैश कोस फाई आर साइन थीटा कोस फाई, y इक्वल्स टू ओ पी डैश साइन फाई आर साइन थीटा कोस फाई। देखिए कार्तीय निर्देश तंत्र में बिंदु P का स्थिति सदिश हम जानते हैं आर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, आई कैप जे कैप के कैप हमारे पास एक्स वाई जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश। तो ऊपर जो हमने वैल्यू निकाली थी एक्स वाई और जेड, ये वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं, यहाँ रखते हैं। तो r इक्वल्स टू आर साइन थीटा कोस फाई आई कैप, आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप, आर कोस थीटा के कैप। अब गोलीय निर्देश तंत्र में निर्देशांक u1 इक्वल्स टू आर, u2 इक्वल्स टू थीटा और u3 इक्वल्स टू फाई होता है। अतः स्केल गुणांक की यदि हम बात करें तो हम जानते हैं स्केल गुणांक जो है वो आधार सदिश का परिमाण होता है और आधार सदिश डेल आर सदिश मतलब स्थिति सदिश का यदि निर्देशांकों के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो वैल्यू हमें जो प्राप्त होती है वो आधार सदिश कहलाती है। तो स्केल गुणांक आधार सदिश का परिमाण है। तो हमने लिखा H1 इक्वल्स टू डेल आर अपॉन डेल U1 का परिमाण, U1 इक्वल्स टू आर तो ये हो गया डेल आर अपॉन डेल आर, डेल सदिश आर अपॉन डेल आर। इसका हम परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए देखिए तो
जो हमने ऊपर इक्वेशन लिखी थी, ये जो इक्वेशन थी, ये वाली इस समीकरण का विद रिस्पेक्ट टू आर एक बार अवकलन करके और इसका हम परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू आर अवकलन करना है, तो देखिए यहाँ पहले पद में आर है, तो आर का एक बार अवकलन हो जाएगा, तो टर्म बचेगी साइन थीटा कोस फाई आई कैप। दूसरी टर्म में भी हमारे पास आर है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, साइन थीटा साइन फाई जी कैप। और तीसरी टर्म जो है इसमें भी आर है, तो इसका हो जाएगा कोस थीटा के कैप। अब इसका परिमाण ज्ञात करना है, तो परिमाण निकालने के लिए आई कैप के जो मल्टीपल है इसका स्क्वायर प्लस जे कैप का मल्टीपल है इसका स्क्वायर प्लस के कैप का मल्टीपल है इसका स्क्वायर करके और उसका अंडर रूट हम ले लेते हैं। तो जो पहली टर्म थी इसका अवकलन किया, इसका स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, इसका किया साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, इसका किया कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों पद में से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, ये हमने यहाँ कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ब्रैकेट में आ गया कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और साइड में हो गया हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा। ये टर्म एक के बराबर होगी, इसे एक किया, एक करने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगेन वन, वापस एक, तो इसकी वैल्यू जो आ गई हमारे पास एक आ गई। इसका मतलब h1 इक्वल्स टू 1 प्राप्त होता है। यदि बात करें h2 की, तो h2 इक्वल्स टू डेल सदिश r अपॉन डेल u2 इक्वल्स टू थीटा, तो डेल r अपॉन डेल थीटा। जो ऊपर इक्वेशन थी, इस इक्वेशन का ये जो इक्वेशन है इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा एक बार हम अवकलन कर लेते हैं। तो देखिए अवकलन करने गए तो यहाँ पर साइन थीटा है, इस साइन थीटा का कोस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा है, अगेन साइन थीटा का कोस थीटा। ये जो टर्म है यहाँ पर हमारे पास कोस थीटा है, तो इसका एक बार अवकलन थीटा के रेस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो अवकलन करने पर देखिए आर कोस थीटा कोस फाई आई कैप, आर कोस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस आर साइन थीटा कैप। पुनः इसका हमें परिमाण ज्ञात करना है, तो जैसे हमने ऊपर परिमाण ज्ञात किया था उसी प्रकार इसका परिमाण ज्ञात करते हैं। तो h2 की वैल्यू जो है, ये जो h2 है ये हमें r के बराबर प्राप्त होता है। सिमिलर h3 इक्वल्स टू डेल सदिश r अपॉन डेल u3 इक्वल्स टू फाई, तो डेल r अपॉन डेल फाई, फिर r का विद रिस्पेक्ट टू फाई एक बार अवकलन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो तीसरी टर्म थी के कैप का जो मल्टीपल था, के कैप का मल्टीपल यहाँ हमारे पास फाई का पद नहीं है, तो इसका जब एक बार फाई के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 प्राप्त होती है। तो इसका अवकलन हो गया माइनस आर साइन थीटा साइन फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा कोस फाई जे कैप। फिर सॉल्व कर लिया इसको, इसका परिमाण ज्ञात कर लिया। परिमाण ज्ञात करते हैं तो h3 इक्वल्स टू आर साइन थीटा प्राप्त होता है। तो अतः गोलीय निर्देशांकों में h1 इक्वल्स टू आर, h2 इक्वल्स टू आर, h3 इक्वल्स टू आर साइन थीटा, u1 इक्वल्स टू आर, u2 इक्वल्स टू थीटा, u3 इक्वल्स टू फाई, u1 कैप इक्वल्स टू ई आर कैप, e2 इक्वल्स टू ई थीटा कैप, e3 इक्वल्स टू ई फाई कैप प्राप्त होता है। और यदि सदिश की बात करें तो सदिश के जो घटक होंगे वो ए आर ए थीटा ए फाई होते हैं। देखिए अब लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में हम पहले ज्ञात कर चुके हैं कि ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है वो इसके बराबर होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स टू डेल फाई इक्वल्स टू E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 कैप डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप H3 कैप डेल फाई अपॉन डेल U3। तो देखिए इस इक्वेशन में हम H1 की वैल्यू रख लेंगे, E1 कैप रख लेंगे और U1 की वैल्यू रख लेंगे। इसी प्रकार E2 H2 U2 E3 कैप H3 और DU3 की वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। जब हम रखते हैं तो देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू आई, देखिए पहली टर्म थी हमारे पास E1 कैप अपॉन H1 इक्वल्स टू 1 और E1 कैप इक्वल्स टू ER कैप। तो वैल्यू रखी तो ER कैप अपॉन डेल फाई अपॉन डेल आर,
u1 इक्वल्स टू r। दूसरी में E2 कैप अपॉन H2, E2 कैप इक्वल्स टू E थीटा कैप अपॉन H2 इक्वल्स टू r। डेल फाई अपॉन डेल थीटा, देखो ये फाई जो है ये हमने अलग लिया है, ये फाई जो है ये अदिश फलन है, और नीचे जो हमें फाई दिख रहा है ये हमारे पास एंगल है। अब तीसरी टर्म में आए हम ई फाई कैप, ई फाई कैप, तो यहाँ पर E3 कैप था, E3 कैप की जगह हमने ई फाई कैप और अपॉन H3 कैप, H3 कैप की जगह आर साइन थीटा वैल्यू प्लेस कर ली, और डेल फाई अपॉन डेल फाई। अब यदि डाइवर्जेंस की बात करें, डाइवर्जेंस हमारे पास है डाइवर्जेंस ऑफ ए डेल डॉट ए 1 अपॉन H1 H2 H3 डेल A1 H2 H3 अपॉन डेल U1 प्लस डेल A2 H3 H1 अपॉन डेल U2 प्लस डेल A3 H1 H2 अपॉन डेल U3। तो यहाँ हम H1 H2 H3 A1 A2 A3 और U1 U2 U3 की वैल्यू रखते हैं, तो इक्वेशन हमारे पास इस प्रकार प्राप्त होती है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले बाहर 1 अपॉन H1 H2 H3 H11 H2R और H3 R साइन थीटा, तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, वैल्यू आ गई R साइन थीटा, सॉरी R स्क्वायर साइन थीटा। डेल अपॉन डेल ए आर, U1 की जगह R रख लिया, ए आर R स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी A1 H2 और H3 की। इसी प्रकार डेल अपॉन डेल थीटा, U2 इक्वल्स टू थीटा रख लिया, अंदर था हमारे पास A2 H3 H1, तो H11 H3 R साइन थीटा, तो ये हो गया ए थीटा R साइन थीटा। इसी प्रकार तीसरा पद भी हमने लिख लिया, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। थोड़ा सॉल्व करने का मतलब हमने ब्रैकेट खोल लिया। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर जो मल्टीपल सॉरी जो अवकलन हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू R हो रहा है, तो साइन थीटा टर्म जो है वो इसके लिए कांस्टेंट रहेगी, ये वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो हमारे पास ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो पहली पद हमारे पास आता है 1 अपॉन R स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर ए आर। अब दूसरे पद की यदि हम बात करें, दूसरे पद में विद रिस्पेक्ट टू थीटा अवकलन हो रहा है, तो R जो टर्म है वो इसके लिए कांस्टेंट रहेगी, ये अवकलन से बाहर आ जाएगी। ये अवकलन से बाहर आती है तो ये R जो है एक पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये टर्म बची 1 अपॉन R साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा ए थीटा साइन थीटा। इसी प्रकार तीसरी टर्म विद रिस्पेक्ट टू फाई अवकलन हो रहा है, तो R जो है टर्म कांस्टेंट रहेगी, ये बाहर आ जाएगी, बाहर आकर ये क्या होगी एक पावर के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो टर्म बची हमारे पास 1 अपॉन R साइन थीटा डेल अपॉन डेल ए फाई अपॉन डेल फाई। तो ये जो वैल्यू है ये गोलीय निर्देश तंत्र में किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। इसी प्रकार यदि हम कर्ल की बात करें, तो कर्ल ए इक्वल्स टू सॉरी यहाँ डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए, तो डेल क्रॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन R स्क्वायर साइन थीटा 1 अपॉन H1 H2 H3 की जगह ई आर कैप, यहाँ था H1 E1 कैप प्लस H2 E2 कैप प्लस सॉरी प्लस नहीं, ये हम जो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं इसको। पहली टर्म ये थी हमारे पास H1 E1 कैप, ये थी H2 E2 कैप, ये थी H3 E3 कैप। तो H11 और E1 ER कैप, H2 R और E2 कैप E थीटा कैप, H3 R साइन थीटा और E3 कैप जो है वो E फाई कैप है। फिर सिमिलर डेल अपॉन डेल U1 इक्वल्स टू R, U2 इक्वल्स टू R और U2 इक्वल्स टू थीटा और U3 इक्वल्स टू फाई, ऐसे कर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ H1 A1 H2 A2 H3 A3 और H1 और H2 की वैल्यू भी प्लेस कर लेते हैं। A1 A2 A3 की वैल्यू रखकर हम कर्ल ऑफ ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। यदि किसी अदिश फलन का लाप्लासियन या लाप्लासियन समीकरण की यदि हम बात करें, तो देखिए डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू वैल्यू हमने H1 H2 H3 इनकी रखकर और ये जो इक्वेशन थी ये हमने यहाँ से प्राप्त कर लिया। अब इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ जो अवकलन है पहला पद
पहले पद में डेल अपॉन डेल आर विद रिस्पेक्ट टू आर अवकलन हो रहा है, तो साइन थीटा जो टर्म है वो कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रही, अवकलन से बाहर आई, अवकलन से बाहर आके इसके साथ कैंसिल हो गई। तो पहली टर्म हमारे पास बची 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल वाई अपॉन डेल आर। दूसरी टर्म में आए हम, देखिए दूसरी टर्म थीटा की है और थीटा के अतिरिक्त इसमें कोई पद भी नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको इसके साथ सीधा मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये इक्वेशन होगी 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल फाई अपॉन डेल थीटा। तीसरी टर्म के अंदर यदि बात करें तो हमारे पास टर्म साइन थीटा है, अवकलन फाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो 1 अपॉन साइन थीटा हम बाहर निकाल सकते हैं। तो जो बाहर से आ रहा था हमारे पास 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो तीसरा पद 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्राप्त होता है। अब यहाँ से फाई हटा दें और प्रत्येक पद में से हम यदि फाई हटा देते हैं तो हमें डेल स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त होती है, जिसे हम लाप्लासियन संकारक कहते हैं।